गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग मेरे तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी को, ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड फ्रेंड्स, सबको डॉक्टर नीला का सलाम हो। और आज मैं आपको गायनी की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि जब हम कोई भी टॉपिक होगा उसका सीक्वेंस एक जैसा होगा। जैसा कि मैंने, आपको याद होगा, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग की जो वीडियो थी उसमें मैंने चंद पॉइंट बताए थे कि इंट्रोडक्शन और जो है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है, जो बायोडेटा पेशेंट का लेते हैं, नेम, एज, एजुकेशन, ठीक है, ये सब जो था वो सबके पास अगर शाजिया खटक नहीं है तो वो ख़रीद लें। और वैसे भी मोस्टली पता होता है कि हिस्ट्री टेकिंग का यही तरीका है, मैंने भी बताया, और शाजिया खटक की बुक में से पॉइंट्स उसमें से निकाल लें। तो बायोडेटा और इंट्रोडक्शन के बाद जो HOPI है वो किस तरीके से चलेगा, मैंने बताया था, आपको याद होगा कि HOPI में ऑनसेट, ड्यूरेशन, ठीक है, ये सब था, रिस्क फैक्टर। तो मैं आपको CA ओवरी की जो है हिस्ट्री बताऊंगी, जिस तरीके से हिस्ट्री के पॉइंट्स हमने हेडिंग्स बनाई हैं उसके मुताबिक, और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और सारा मैनेजमेंट तक आखिर तक। लेकिन उससे पहले मैं चंद पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखें, इसके बारे में, इससे रिलेटेड कि स्टडी जब आप करना स्टार्ट करती हैं या करते हैं तो आपने सबसे पहले कुछ टिप्स मैं आपको, जिसमें से 4 तकरीबन टिप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव योर ओन रीडिंग ऑफ एनी ऑफ द टॉपिक, ठीक है। आप जब तक अपनी खुद की आपकी रीडिंग नहीं होगी, आपके साथ कोई जितना भी डिस्कस करता रहेगा ना, आपको समझ में नहीं आने वाला, फिर आप उसके डिपेंड हो जाएंगे। और अपनी रीडिंग दी हुई से, चाहे आपने उसको 1 या 2 बार पढ़ा है, आपके माइंड में जो है खुदावन ने हमारा ऐसा माइंड बनाया कि कुछ ना कुछ बातें वो रह जाएंगी आपके जहन में। और जब आपसे, आप खुद से या अपनी फ्रेंड से आप आपस में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, तो आपको याद आता जाएगा कि आपने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये टॉपिक है, फॉर एग्जांपल CA ओवरी है, और आप ये सोचें कि आपकी फ्रेंड ही आपको जो है सारा पढ़ा दे, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला, बल्कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वो इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ पढ़ेंगे, अगर खुद टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो ऐसी बातें माइंड में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये कि इस बात का ख्याल रखें, अपने जो है ना, इंसान को हम्बल बनना चाहिए और स्टिक रहना चाहिए एक दूसरे अगर के साथ। स्टडी में आप ऐसा ना करें किसी के साथ कि एंड टाइम पे आप रफू चक्कर हो जाएं और दूसरा बंदा जो है वो आपके इंतज़ार में कि ये मेरे साथ रेगुलर स्टडी हो रही, हम लोग का, हमने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है और हम इस पर स्टडी करते हैं। कभी ऐसा होता है, लाइफ बिजी होती है, एक दूसरे के जो हमने टाइम मुकर्रर किया होता है उस पर हम नहीं, अपनी ड्यूटीज़ वगैरह की वजह से तो नहीं उस पर क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली वो कर सकते, लेकिन हम उसके साथ ही उसी दौरान ही हम अपने टाइमिंग्स को जो है एक दूसरे से टाइम सेट कर सकते हैं स्टडी का, कि अगर इस टाइम मेरी ड्यूटी है या ये है तो कौन सा टाइम है जिसमें हम दोनों जो हैं फ्री हैं बिल्कुल, और हम चाहे हम फ़ोन पे पढ़ें चाहे इन पर्सन जाके एक दूसरे के साथ पढ़ें, किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई मसला ही नहीं। आजकल तो आजकल व्हाट्सअप है, सब फ्री कॉल सिस्टम है, वीडियो कॉल पे पढ़ लें या जो है विदाउट वीडियो कॉल पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। और इन पर्सन भी जाके पढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ अगर करीब नज़दीक रहते हैं तो कि एंड टाइम पे आपने गायब नहीं होना। आपने अपने फ्रेंड के साथ ये चीटिंग नहीं करनी कि आपने उसके साथ रोज़ाना आप स्टडी कर रहे हैं और एंड टाइम पे जिस वक्त वो रिवीजन का वक्त आ गया है तो आपने अंदर ही अंदर कोई और अपने साथ ढूंढ लिया ऐसा जिसको, जो बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है, कोई आपकी कोलीग है कोई भी, या जो पहले से पास एग्ज़ाम कर चुके हैं, और आप एंड टाइम पे जो है उनके साथ अपनी जो आपकी स्टडी पार्टनर है उसको छोड़ के और दूसरे के साथ आप अटैच हो जाएं
और आप सोचें कि मेरा तो एग्ज़ाम निकल जाए, बाकी दूसरा कहीं भी वहीं रुका जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अपने अंदर जो है मोहब्बत एक दूसरे के लिए पैदा करें। ठीक है, खुदावंद ने कहा है, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो आप कभी भी अच्छे डॉक्टर पड़ोसी एक दूसरे के नहीं हो सकते। इन्हीं बातों की वजह से आगे चल के दिलों में नफरतें डॉक्टर्स की आपस में एक दूसरे के लिए होती, क्योंकि जब साथ नहीं देते तो कुछ लोग जो है उसको रिवेंज अपने दिल में पैदा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। हमने बहुत ऐसे एक्सपीरियंस, आपने भी, मैंने भी, हम सब ने ये एक्सपीरियंस देखे हैं अपने सीनियर्स के। जहाँ भी हम लोग जो है जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं, वहाँ सीनियर्स अगर हों, ख़ास तौर पे जिस उसमें हम जॉब वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जो सीनियर्स, ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी पता नहीं कौन सी बात का हमसे बदला ले रही हैं। तो शायद उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ होता है उनके दौर में। ठीक है, तो तभी वो साइकोलॉजिकल इतनी डिस्टर्ब होती हैं कि वो सोचती हैं कि जो मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ था जब मैं स्टडी कर रही थी, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, जब मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ था, तो मैं भी इन लोगों को बदला चुकाऊँ। ये बहुत गलत बात है। अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया, आपको तो चेंज, आपका तो बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन ये चेंज कब आ सकता है? जब आपके दिल में खुदा रहता हो। खुदा के बगैर ये चेंज कभी नहीं आ सकता। हमेशा मेरी बात याद रखना कि आपने अगर खुदा से मोहब्बत वाकया में करते होंगे ना, तो आप उसके इंसानों से भी मोहब्बत करेंगे। तो इस तरह आप अपने डॉक्टर्स के साथ ऐसा ना करें कि वो जो है उनका मोरल डाउन हो जाए और वो फेल हो जाए सिर्फ आपके बदसलूकी की वजह से। तो और अगर जब आप आपस में डिस्कस कर रहे हों, तो आप इस तरह ना चलाएं कि सारा कुछ आपको ही आता है और जल्दी जल्दी, आपने चूंकि वो टॉपिक पहले भी पढ़ा होता है, तो दूसरे का ख्याल ना रखें और जल्दी जल्दी उस टॉपिक को जो है वो शेयर करके आगे निकल जाएं कि हाँ भाई, क्योंकि आपने तो पढ़ा होता है, हो सकता है दूसरे ने इतने अच्छे तरीके से ना पढ़ा हो। तो एक दूसरे का ख्याल रखें कि आप उसको भी वो ही सारी बातें जो हैं उसके साथ रिवाइज करें। जो जब हम रिवाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो रिवाइज करना बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर पहले से पढ़ा हुआ है और आपके कोलीग सामने वाले ने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ा है, आपने 3-4 दफ़ा पढ़ा है, तो आप जितनी दफ़ा रिवाइज करेंगे तो आप ही के फ़ायदा है इसमें। उसका भी फ़ायदा है लेकिन आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो इतनी जल्दी जल्दी आगे भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बराबर एक दूसरे को सिखाएं। ठीक है, तब भी अगर वो सामने वाला बंदा इंटरेस्ट बंदी नहीं ले रही है, तो फिर ये उसके ऊपर है कि आप अपनी एफर्ट, आप अपनी सिंसियरिटी को बरकरार रखें। दूसरे अगर खुद नहीं हो किसी में, तो फिर फिर उसका आ जाता है कि वो उसको खुद ही इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई से। ठीक है, और ये एक और मेन पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा कि कोई भी हिस्ट्री अगर आप बार बार सुने, तो ये जो है, क्योंकि सब हिस्ट्री टेकिंग का एक ही पैटर्न होता है, वो आपको टॉपिक भी याद हो जाता है। और अगर ये सीए ओवरी है, इसके बाद अगर एचएमबी आ जाए, ठीक है ना, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ जाए या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ जाए, तो उस आपका हिस्ट्री का पैटर्न एक ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये है कि HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है, तो हमने जो है इसमें ऑनसेट देखेंगे। HOPI के सारे पॉइंट हैं। जैसे कि ऑनसेट में हम क्या देखेंगे, अगर तो ये सीए ओवरी है। ठीक है, सीए ओवरी में हमने इसका ऑनसेट देखना है कि ऑनसेट क्या है इसका। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये HOPI कब आता है। HOPI आएगा आपका इंट्रोडक्शन और जो है ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, पेशेंट से इंट्रोडक्शन, ठीक है, ग्रीटिंग्स और डेमोग्राफिक, बायोडेटा, इजी ज़बान में। ठीक है, सबको पता है बायोडेटा और ये, और इसके बाद आ जाते हैं ऑनसेट पे। अब अगर ओवेरियन ट्यूमर है, तो ओवेरियन ट्यूमर के बारे में आपने क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये रैपिडली प्रोग्रेसिंग है। ठीक है, और जो है
या फिर ये सडनली या ग्रेजुअल है, या ये मैलिग्नेंट है, सही, या इसका स्लो ऑनसेट है। और अगर असाइटिस है पेशेंट को तो उसके साथ जो है मैलिग्नेंसी माइंड में आएगी। ठीक है, ऑनसेट में हमने क्या क्या पेशेंट से हिस्ट्री में, आप शाजिया खटक की बुक पकड़िएगा और उसमें आप देखना कि उसमें इस तरीके से हेडिंग अलग अलग नहीं दी हुई, ऑनसेट और ड्यूरेशन, लेकिन पूछा उसने इसी तरीके से, आप उसकी HOPI में पढ़िएगा। ठीक है, तो उसमें इसी तरीके से उसने पूछा है, ऑनसेट पूछा है। और ऑनसेट में क्या क्या है, आप शाजिया खटक की बुक अपने सामने रखें और मेरी ये वीडियो देखते जाएं। ठीक है, कि उसमें कि ये पता होगा कि रैपिडली प्रोग्रेस है, अगर रैपिडली प्रोग्रेस है या स्लो प्रोग्रेस है ये ट्यूमर, ये हिस्ट्री में आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको जो है एकदम से ये जो है ट्यूमर पता चला, एकदम से बड़ा हो गया था, या ये आपको काफ़ी अरसे पहले का पता है। इसका ऑनसेट का मतलब ये होता है ड्यूरेशन, और ऑनसेट के कब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अगर पेशेंट आपकी असाइटिस है तो वो आपको नज़र ही आ जाएगा, असाइटिस है। ठीक है, फिर आपने जो है असाइटिस है तो आपका दिमाग जाना चाहिए मैलिग्नेंसी की तरफ। ठीक है, फिर आप देखिएगा ड्यूरेशन कि उन्होंने किस तरीके से पूछा हुआ है शाजिया खटक ने, कि उसने HOPI में ऑनसेट की बातें जो मैंने बता दी, फिर उसके बाद ड्यूरेशन की बातें। ठीक है, कि ड्यूरेशन कितना अरसा हो गया है इसको, 2 महीने से है, 3 महीने से है। फिर जो हमने HOPI का तीसरा पॉइंट बताया था, सीवियरिटी। ठीक है, सीवियरिटी कि कितनी सीवियर है आपका केस। सीवियरिटी में आपको कैसे पता चला, सीवियरिटी में आपने उसके जो है प्रेशर सिम्टम्स पूछने। ठीक है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ पूछनी है, और उसके जो है सिम्टम्स पूछने, कौन ज़्यादा कौन से उसको होते हैं, पेन वगैरह एसोसिएटेड तो नहीं है उसके साथ। ठीक है, तो सिम्टम्स में, प्रेशर सिम्टम्स में आपको पता है कि आपने किस किस के बारे में प्रेशर सिम्टम्स पूछने, आपने GIT, ठीक है, यूरिनरी, ठीक है, और बावल, ठीक, और जो है उसकी कोई जो है वेरिकोसिटी वगैरह देखनी, लेग, सही। तो इसमें आपने सीवियरिटी में ये 4 देखने। GIT सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, हर बुक में लिखे हुए सब जगह, नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है। ठीक है, पेशेंट से पूछें आप इसके बारे में। और ब्लॉटनिंग हो सकती है पेशेंट को, डिस्पेप्सिया हो सकता है, रीगर्जिटेशन हो सकती है। इस तरीके से जो ओवेरियन कैंसर के पेशेंट है उनको ये GIT सिम्टम हो सकते हैं। उसके अलावा यूरिनरी सिम्टम्स, क्योंकि ओवेरियन ट्यूमर अगर उसका साइज़ बड़ा है तो पेशेंट को ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स होंगे, अर्जेंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और कभी कभी जो है ये ब्लॉक कर देता है, इतना ज़्यादा यूरेथ्रा पे इसका प्रेशर आ जाता है ब्लैडर पे कि डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन भी हो सकता है। ठीक है, और पुअर स्ट्रीम हो सकती है, सही। आप इस तरह के सवाल आप देखिएगा कि उसमें किस तरीके से शाजिया खटक की हिस्ट्री में है कि फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, पेशेंट से ये सब पूछना है। फिर बावल, बावल में क्या पूछना है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही पेशेंट को, टेनेस्मस तो नहीं हो रही कोई। ठीक है, लेग में क्या देखना है आपने कि पेशेंट के एडीमा या वेरिकोसिटी। ठीक है, और जो है उसको देखना है कि साथ में उसके कोई और तो नहीं है, UV प्रोलैप्स वगैरह तो नहीं है, और उसके प्रेशर सिम्टम्स इसके ज़रूर चेक करने। ठीक है, सबसे पहले सीवियरिटी में आपने प्रेशर सिम्टम देखने, और ये देखना है कि जो ये सिम्टम्स है वो प्रेसिस्टेंट है या शॉर्ट टर्म है, ठीक हो जाते हैं, या प्रेसिस्टेंट है, ये चीज़ें देखना है। अगर तो प्रेसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो वो इट मीन्स के CA ओवरी के ज़्यादा चांस है। अगर ये प्रेसिस्टेंट मतलब कि यही आपके सिम्टम मुसलसल हैं काफ़ी अरसे से, ठीक है, 12 मंथ्स भी हो सकते हैं इसमें, सही, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन भी हो सकते हैं, मोर देन 6 मंथ जो होता है वो मैलिग्नेंट या क्रॉनिक चीज़ के बारे में होता है। ठीक है, फिर आपने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़
उसकी जो है पेशेंट की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के बारे में उससे पूछना है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल, क्योंकि गायनी की आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है हर गायनी की हिस्ट्री में। ठीक है, तो आपने उससे पूछना है मैं कोई उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ तो नहीं हो रही हैं, ये सारी HOPI की बातें। सही। फिर आपने उससे पूछना है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग या वेट लॉस की तो कोई हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद उससे पेन पूछना है कि उसका पेन एक्यूट है या क्रॉनिक है। ठीक है, पेन पूछना है उससे, पेन एक्यूट है, क्रॉनिक है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और फिर और उससे उसके बाद क्या है, उससे किस तरह की पेन है ये सारा पूछना है उससे। ठीक है, कि उसको पेन जो है अगर तो वो पेन एक्यूट कब होगी, अगर तो उसके जो है बहुत सीवियर पेन के साथ पेशेंट आई है या अंदर कोई रप्चर हो गया तो एक्यूट कहलाता है वो, और ड्यूरेशन कम होता है उसका। और क्रॉनिक क्या होता है कि पेशेंट को पेन रहती ही है लेकिन वो बहुत सीवियर नहीं होती, बस एक पेन उसको रहती है। ठीक है, उसके आपने फीचर्स उससे पूछने। फिर उसके बाद आ जाता है रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये सारे HOPI की मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। रिस्क फैक्टर आपने ओवेरियन कैंसर में पूछना है कि उसको कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि गायनी में सबसे ज़्यादा जो है फैमिली हिस्ट्री, अगर ओवेरियन जो कैंसर्स होते हैं ख़ास तौर पे फाइब्राइड हो, ओवेरियन हो, CA सर्विक्स हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ख़ासतौर पे ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर, इनकी जो है अगर फैमिली हिस्ट्री चल रही है तो ये मैं जो है फैमिली टू फैमिली जो है वो एक से दूसरे में हो सकता है किसी में। तो उससे उसकी पर्सनल हिस्ट्री पूछनी है और उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, इससे आपको उसकी मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री पता चल जाएगी। इसके अलावा पेशेंट से पूछना है कि वो नली पैरस है या मल्टी पैरस है, क्या है। ठीक है, उससे हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर वो पिल्स इस्तेमाल कर रही है COCPs, उसकी हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, उससे क्या क्या फैमिली हिस्ट्री हो गई रिस्क फैक्टर में, ये रिस्क फैक्टर में है। ठीक है, स्मॉल करके मैं इसलिए लिखूंगी फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री हो गई, नली पैरिटी पूछनी, उसकी पैरिटी पूछनी, क्योंकि ओवेरियन कैंसर ज़्यादातर नली पैरस में होता है। उससे और COCP तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, COCP की हिस्ट्री उससे पूछनी है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के यूज़ की वजह से भी ओवेरियन कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, ये इसका रिस्क फैक्टर है। फिर आपने पेशेंट से और क्या पूछना है, रिस्क फैक्टर में ये आ गया आपके। फिर पेशेंट ने, ये सारे HOPI के पॉइंट है, पेशेंट ने कौन सी ट्रीटमेंट टेकन। अभी आपने जो है फुल डायग्नोज नहीं किया लेकिन आप पेशेंट से पॉइंट्स पूछ रहे हैं उसके। ठीक है, ट्रीटमेंट टेकन मैंने बताया था आपको, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट आप मेरी जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग वाली को मैंने बताया था, ये सारे HOPI के पॉइंट्स हैं जो हमने बीच में एक लाइन खींच के इस तरफ हमने ऑनसेट, ड्यूरेशन और रिस्क फैक्टर किए थे, और दूसरी तरफ लाइन के हमने क्या लिखा था, ट्रीटमेंट टेकन, इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट, या फिर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट जो है एडमिट है। ये फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये पेशेंट की सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर हो गए। ठीक है, क्या क्या उसने ट्रीटमेंट ली। फिर उसके जो है ट्यूमर्स मार्कर्स के बारे में हमने सोचना है, हमें ये पता होने चाहिए कि कौन सी
ये आपने खुद पढ़ना है। याद रखिएगा, ट्यूमर मार्कर्स आपने अपना टॉपिक तैयार किया है तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपको ट्यूमर मार्कर जो हैं काफ़ी बुक्स में दिए हुए हैं। अगर आप उसमें एविडेंस बेस में देख लें, या आप ड्यूहर्ट्स में देख लें, या फिर आप किसी भी शॉर्ट बुक में देख लें, आपको ट्यूमर मार्कर्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से मेन होते हैं। मेन ट्यूमर मार्कर जो ओवेरियन ट्यूमर में से रिलेटेड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, बीटा एससीजी होता है, ठीक है, एससीजी होता है और एलडीएच होता है। मेनली ये देख रहे होते हैं। ठीक है, एलडीएच देख रहे होते हैं, तो हमें इससे पता चल जाता है कि कौन सा वाला ट्यूमर हो सकता है। ये खुद याद करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिसजर्मिनोमा है, ठीक है, तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन एचसीजी भी होगा, लेकिन एलडीएच बहुत ज़्यादा होगा। सही है। अगर योक्सेक ट्यूमर है तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन और एलडीएच होगा। अगर इमेच्योर टेरेटोमा है तो उसमें ये तीनों हो सकते हैं। तीनों मार्कर्स हमें मिलेंगे, प्लस माइनस अल्फा फीटोप्रोटीन एचसीजी और एलडीएच। ठीक है, और अगर उसके अलावा हमें एम्ब्रियोनल सी होगा। ये सारे याद करने वाले हैं। अगर मैं इसमें बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है। और इसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ ओवेरियन कैंसर्स याद करने हैं। उसके क्या क्या टाइप है, क्लासिफिकेशन हर जगह मिल जाएगी आपको, हर बुक में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें पता है कि एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है, और इसके अलावा लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, ये सारे हमें पता होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अब आ जाती है। ठीक है, हम उसी तरीके से चल रहे हैं जो हमने HOPI किया। HOPI के बाद हमने ट्यूमर्स मार्कर्स। मैं सिर्फ ये चीज़ें आपने अपने उसमें हिस्ट्री में लिखनी नहीं है, लेकिन ये आपको टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए ये मैं बता रही हूँ। आपकी जो HOPI है वो कहाँ तक है? HOPI आपकी ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल तक है। ठीक है, ये देखिए, ये HOPI, उसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, सीवियरिटी। ठीक है, सीवियरिटी में ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। GIT, यूरिनरी और बावल सिम्टम, या लेग्स पे उसकी वेरिकोसिटी, एडीमा वगैरह देखना है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखनी है। पेन जो है वो किस टाइप की, एक्यूट है, क्रॉनिक है पेन। रिस्क फैक्टर आ जाएंगे उसमें, फैमिली हिस्ट्री, नली पैरासाइवेशन या COCP तो नहीं ले रही वो। उसके बाद आ जाएगा ट्रीटमेंट उसने कौन सी ली है, ट्रीटमेंट टेकन, इफेक्ट्स ऑफ दैट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो है HOPI ख़त्म। लेकिन ये ट्यूमर मार्कर्स मैंने इसलिए बीच में इंक्लूड किया है कि आपको पता होने चाहिए ट्यूमर मार्कर, कि आपने पेशेंट की डायग्नोज पे पहुंचना कैसे। आपको शक हो रहा है कि ये ओवेरियन ट्यूमर है, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा वाला है? क्योंकि जब मैनेजमेंट आपसे मैडम ने पूछनी है, एग्जामिनर ने, तो फिर तो आप कंफ्यूज हो गए ना। ठीक है, आपको ये सारा फिर पता होना चाहिए। उसके बाद हम आ गए कि इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करवानी है। बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन आपको पता है। बेस लाइन तो आपने हर उसमें बोलनी। बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप आ जाएगा। CBC, मैंने आपको CBC की एक अलग से जो वीडियो बनाई हुई कि आपने यूनिट्स के साथ हमेशा बतानी, खास तौर पे HB, TLC और प्लेटिलेट्स, ये तीनों बताने। HB ग्राम पर डेसीलीटर, और TLC को क्यूबिक बताना है, प्लेटिलेट को कैसे बताना है। BSR, LFT, यूरिनरी, ठीक है, यूरिन कंप्लीट, और उसके बाद हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग। मोस्टली हम यही करवाते हैं।
हेपेटाइटिस बी एंड सी। और आजकल कोविड के वजह से जो है मोस्ट हॉस्पिटल में ये मैंडेटरी हो गया है, ख़ासतौर पे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, या जो प्राइवेट सेटअप के जो बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे AKU वगैरह, टर्शरी केयर भी है और प्राइवेट भी है, लियाकत नेशनल, इस तरह के हॉस्पिटल में जो है मैंडेटरी हो गया है पेशेंट के लिए कोविड टेस्ट। तो आपने पेशेंट से, आपने जो एग्जामिनर है, आपने उससे क्या पूछना है कि पेशेंट का कोविड टेस्ट के बारे में बता दे, व्हाट अबाउट हर कोविड टेस्ट। तो शी विल से यू दैट if it not detected और पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल सी, आपको कोविड के बारे में नहीं वो हो रहा, वहाँ कोई भी पेशेंट कोविड का वो रखेंगे ही नहीं, लेकिन आपको वहाँ पूछना ज़रूरी है कि आपने जो है कोविड का टेस्ट इस पेशेंट का हुआ या नहीं, आपने मैम से ये पूछना है। ठीक है, तो ये आपके मार्क गेन होंगे। फिर उसके बाद आपने उसके अल्ट्रासाउंड पूछने, आपने बेसलाइन पूछी, ठीक है, आपने ट्यूमर मार्कर्स पूछे, ठीक, और आपने फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड पूछना है कि पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हुआ है या नहीं। अल्ट्रासाउंड के फीचर्स थोड़े से पूछ लें, साइज ऑफ ओवरीज, और ये अगर वो बताती हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताती तो कोई मसला नहीं है। सही है, इससे आपको यूट्रस की डायमेंशन, यूट्रस का साइज अगर इंक्रीज है तो उसकी जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या कोई इसमें इकोजेनिक, अगर आपने अल्ट्रासाउंड अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है टॉपिक के मुताबिक तो आप उसके मुताबिक क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो है ओवेरियन मास से रिलेटेड के कोई मास है तो वो कितना बड़ा है, और ये क्योंकि आपने एग्जामिनेशन में भी देखा होगा ना, आपने जब उसका PA किया ओवेरियन ट्यूमर वाली पेशेंट का, तो आपको असाइटस भी एग्जामिनेशन में मिलेगा, आपको जो है कोई मास मिलेगा, ठीक है, कोई ब्लॉटेबल मास भी मिल सकता है, आपको जो है फिक्स्ड भी मिल सकता है, मास मिलेगा आपको, और अंदाज़ा हो जाएगा, आप मेजरिंग टेप से देखेंगे कि कितना साइज़ है इसका, ठीक है, तो वो भी आपको मिल सकता है। इसके बाद RMI कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि अल्ट्रासाउंड और प्री और पोस्ट मीनोपॉजल जो है स्टेज पेशेंट के, कि वो प्री मीनोपॉजल है या पोस्ट मीनोपॉजल है, और अल्ट्रासाउंड काउंटिंग, और जो उसका जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं CA-125, इन तीनों को काउंट करके फिर RMI निकलता है। सही, और फिर RMI की तफसील भी हर बुक में दी हुई है, आप देख सकते हैं। इस अगर आप जो है RCOG की गाइडलाइन में पढ़ लें, ओवेरियन ट्यूमर बहुत बेस्ट दिया हुआ है, उसके फ्लो चार्ट्स दोनों याद कर लें, ठीक है, प्री मीनोपॉजल वाला और पोस्ट मीनोपॉजल वाले आप 1 या 2 दफ़ा रीडिंग दे दें पूरी गाइडलाइन को, और फिर आपने जो अपनी या एग्ज़ाम के जो करीब करीब है, या फिर आप वैसे ही अपना बना लें कि जब भी अपनी जो है कोलीग के साथ आपने, स्टडी पार्टनर के साथ आपने स्टडी की, तो आप लोगों ने जब फ्लो चार्ट आप अगर उसका वो कर लोगे ना तो आप बेस्ट हो जाएगा। तो याद रखना कि फ्लो चार्ट, ये RCOG की दोनों जो है क्या याद रखना है आपने, या मैं अलग से लिखती हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, ये बेस्ट है। फ्लो चार्ट कर लेंगे, आपका आधा मसला हल हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा तो मैलिग्नेंट है, कितने का है तो जो है वो है बिनाइन है, ठीक है। ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, ये सपोर्टिंग है डायग्नोसिस के लिए, सपोर्टिंग है इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो ख़ास तौर पे अगर आप प्री मीनोपॉजल स्टेज है, अगर लेस देन 40 ईयर्स है, तो उसमें जो है कौन से ट्यूमर मार्कर ज़्यादा होंगे, CA-125, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG और LDH, ठीक है। तो आपने यही जो है वो करने, इनहिबिन जो है वो पढ़ने की हद तक सही है, इतना उसके ज़्यादा नहीं, उसके बारे में ना पूछें आप मैडम से, क्योंकि इनहिबिन इतना नहीं करवाया जाता है, ज़्यादातर LDH, अल्फा फीटोप्रोटीन और CA-125, बीटा HCG, ये कॉमन होते हैं ट्यूमर मार्कर्स, वो करवाते हैं, ठीक है।
लेकिन LDH जो है एक्सपेंसिव होता है। याद रखें कि LDH एक्सपेंसिव है, तो हर हॉस्पिटल में ये नहीं होता, मगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा तो ठीक है। और अगर पेशेंट की जो है एज इफ़ मोर देन 50 हो, अगर पेशेंट की एज मोर देन 50 ईयर्स है तो आपने ओनली CA 125 पूछना है, ठीक है। ये आपने किससे इन्वेस्टिगेशन पूछनी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैडम से। सही है। अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करके, एग्जामिनेशन कंप्लीट करके 5-6 मिनट अपने बचाएं ताकि आप मैडम से इन्वेस्टिगेशन मांगे। कोई भी आपको ये पॉइंट पहली दफ़ा अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है ना, कोई आपको मैं बता दूं, जब तक कि आपसे कोई सिंसियर नहीं होगा ना वाकया में, कोई भी पास किए हुए लोग या जिसका जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं हुए, वो कोई भी आपको ये बात नहीं बताए, वो आपको ये पॉइंट नहीं बताएंगे कोई भी कि आपका जो है आपको इन्वेस्टिगेशन खुद मांगनी होती है। और इस पॉइंट की वजह से जो है मैं फंसी कि मुझे किसी ने बताया नहीं, गाइड ही नहीं किया, आदत ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने मैडम से पूछा ही नहीं। मुझे क्या पता था कि ये मैडम से ही पूछना है कि इन्वेस्टिगेशन बता दें। और जो है उन्होंने मुझसे बाद में जब, हालांकि मैनेजमेंट मैं सही बता रही हूँ, उन्होंने कहा आपने मुझसे इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगी पेशेंट। तो वही जब इन्वेस्टिगेशन कोई बताएगा, आप लोग अपना सिस्टम तो आप बताएं ना। ये अजीब एग्ज़ाम है, इसको याद रखिएगा आप। जब तक आप लोग खुद कोलीग्स एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे ना, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखेंगे, एक दूसरे से की हेल्प नहीं करेंगे पढ़ाई करने में, आपको कोई भी दुनिया का आकर नहीं पढ़ाएगा, ना समझाएगा ये बातें जो टिप्स की होती हैं एग्ज़ाम पास करने की। आप जितना भी पढ़ लिख कर चले जाओ, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मैंने पेशेंट का, जब मैंने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया, और अब मुझे इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैडम से मांगनी है, जो वहाँ पे एग्जामिनर बैठी हुई हैं उनसे मांगने, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो वो आपको फेल करेंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हमने नहीं बताया या आपको किसी ने गाइड नहीं किया, वो आपको फेल करेंगे उस वक्त आप उनके सामने हो, ठीक है। उनको कोई गर्ज नहीं है इस बात से कि आपको किसी ने ये तरीका बताया है या नहीं, या आपने जो है, कभी भी ऐसा नहीं होता। और बहुत से जो है जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बहुत से तो अच्छे हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, आप सबको पता है कि कौन कौन से जो आजकल जो हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से पीजीज़ को जो है ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और ट्रेन करने के दौरान ये बता दिया जाता है कि आपने एग्जामिनर से इन्वेस्टिगेशन मांगनी, बहुत कम बताते हैं। आपसे उस वक्त हिस्ट्री पूरी पूछ लेंगे, आपने इन्वेस्टिगेशन भी बता दी सारी, आपको ये टिप नहीं बताएगा कोई कि एग्ज़ाम में उस वक्त आपने जो है जो एग्जामिनर से पूछना है ये पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दो और बातें कि क्योंकि ओवेरियन कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से